हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे प्रोटोस्टार का निर्माण के बारे में। प्रारंभ में आकाश गंगाओं में मुख्य रूप से हाइड्रोजन के साथ कुछ हीलियम गैस थी। हालांकि उनका तापमान बहुत कम -173 डिग्री सेल्सियस था। चूंकि गैस बहुत ठंड थी, नीहारिका में धूल और गैस के कणों ने एक स्थान पर संघनित होकर सघन बादलों का निर्माण किया। इसके अतिरिक्त गैस से बने बादल अत्यधिक विशाल थे, इसलिए विभिन्न गैस के अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल भी अत्यधिक था। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीहारिका में सिकुड़न प्रारंभ हुई और अंत में नीहारिका में इतना संकुचन हुआ कि वे एक अत्यधिक सघन पिंड में बदल गई, जिसे प्रोटोस्टार कहा गया। प्रोटोस्टार दिखने में एक विशाल काली गैस की गेंद की तरह लगता है। प्रोटोस्टार का निर्माण तारे के निर्माण में सिर्फ एक चरण है। यह प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है। अगले चरण में प्रोटोस्टार का परिवर्तन एक तारे के रूप में होता है जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है। अब जानेंगे प्रोटोस्टार से तारे का निर्माण। प्रोटोस्टार से तारे का निर्माण। प्रोटोस्टार एक अत्यंत सघन गैसीय पिंड है जिसमें अधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आए संकुचन जारी रहता है। आगे ज्यों ही प्रोटोस्टार में संकुचन प्रारंभ होता है, नीहारिका में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से टकराने लगते हैं। हाइड्रोजन परमाणुओं की इन टक्करों से प्रोटोस्टार के तापमान में अत्यधिक वृद्धि होने लगती है। प्रोटोस्टार के संकुचन की प्रक्रिया लाखों वर्षों तक जारी रहती है। इस दौरान प्रोटोस्टार का आंतरिक तापमान प्रारंभिक -173 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 107 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस अत्यधिक तापमान पर हाइड्रोजन की नाभिकीय संलयन अभिक्रिया आरंभ होती है। इस प्रक्रम में 4 छोटे हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर एक बड़ा हीलियम नाभिक बनाते हैं तथा ताप और प्रकाश के रूप में अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम बनने के दौरान उत्पन्न ऊर्जा प्रोटोस्टार को चमक प्रदान करती है और वह तारा बन जाता है। यह तारा बहुत लंबे समय तक निरंतर चमकता रहता है। तारे के जीवन का अंतिम चरण। तारा अपने जीवन के अंतिम चरण के प्रथम भाग में रेड जायंट चरण में प्रवेश करता है, जहां यह एक रेड जायंट तारा बन जाता है। इसके बाद अपने द्रव्यमान के आधार पर श्वेत वामन तारा बनकर समाप्त हो सकता है या सुपरनोवा तारे के रूप में इसका विस्फोट हो सकता है, जो अंततः न्यूट्रॉन तारा और ब्लैक होल बनकर समाप्त होता है। जानते हैं रेड जायंट चरण क्या है। आरंभ में तारों में मुख्यतः हाइड्रोजन होती है। समय बीतने के साथ हाइड्रोजन केंद्र से बाहर की ओर हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। जब तारे के क्रोड में उपस्थित संपूर्ण हाइड्रोजन का परिवर्तन हीलियम में हो जाता है, तो तारे के क्रोड में संलयन अभिक्रिया बंद हो जाती है, जिससे तारे के केंद्र में केवल हीलियम शेष रहता है। संलयन अभिक्रियाओं के बंद होने के कारण तारों के क्रोड में दबाव कम हो जाता है और क्रोड अपने स्वयं के गुरुत्व के कारण संकुचित होने लगता है। हालांकि तारों के बाहरी आवरण में अभी भी कुछ हाइड्रोजन शेष रहती है। संलयन प्रक्रिया बहुत कम तीव्रता के साथ ऊर्जा मुक्त करना जारी रखती है। इन सभी परिवर्तनों के कारण सामान्य तौर पर तारों में संतुलन बिगड़ जाता है और इसे दोबारा संतुलित करने हेतु तारा अपने बाहरी क्षेत्र में फैलाव कर लेता है। इस प्रकार तारे का आकार बहुत बड़ा यानी कि विशालकाय और इसका रंग लाल हो जाता है। इस स्तर पर तारा रेड जायंट चरण में प्रवेश करता है। सूर्य भी अंततः आज से लगभग 5000 मिलियन वर्ष के बाद एक रेड जायंट तारा में बदल जाएगा। सूर्य का बाहरी फैलता हुआ आवरण इतना बड़ा हो जाएगा कि यह आंतरिक ग्रहों बुध, शुक्र और यहाँ तक कि पृथ्वी को भी निगल जाएगा। जब एक तारा रेड जायंट चरण तक पहुंच जाता है तो इसका भविष्य अपने प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इससे 2 अवस्थाएं उत्पन्न हो सकती हैं। नंबर 1, यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के बराबर है तो रेड जायंट तारे के बाहरी आवरण का विस्तार नहीं होता है और इसका केंद्र सिकुड़ने से एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार यानी श्वेत वामन तारा बनता है, जो अंततः अंतरिक्ष में पदार्थ के सघन पिंड के रूप में नष्ट हो जाता है।
नंबर 2, यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य की तुलना में बहुत अधिक है तो उससे बना रेड जायंट स्टार सुपरनोवा तारा के रूप में विस्फोट करता है और इस विस्फोटित सुपरनोवा तारे का क्रोड संकुचित होकर न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बना सकता है। धन्यवाद।